Good afternoon, students. My name is Ritu Sharma. I am working as an assistant professor in Babu Jagjivan Ram Institute of Law, Bundelkhand University, Jhansi. Today, we are going to discuss the topic of sexual harassment. As the topic itself suggests, sexual harassment of women. लॉ ने ये मान कर चला है कि सेक्सुअल हरासमेंट केवल महिलाओं का होता है, लैंगिक उत्पीड़न केवल महिलाओं का ही होता है। अभी तक पुरुषों के लैंगिक उत्पीड़न के लिए कोई विधि हमारे सामने नहीं आई है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि दो शब्दों का जिनका हम प्रयोग करते हैं, जिसमें एक सेक्स है और एक जेंडर है, विच इज़ जनरली यूज्ड इंटरचेंजेबली बट दे आर डिफरेंट। सेक्स इज़ व्हाट नेचर हैज़ गिवन अस। सेक्स बायोलॉजिकल है और जेंडर सोशियो कल्चरल है। सेक्स वर्ड जब यूज़ करते हैं तो हम उन फीचर्स की बात करते हैं जिनको हम नेचर से प्राप्त करते हैं, जिनके साथ हम जन्म लेते हैं। लेकिन जेंडर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू टाइम। जेंडर इज़ कल्चरली एंड सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स, responsibilities, privileges which are given to men and women. For example, a woman can only give birth, but the taking care of a child is not a sex related thing, it is gender related. आदमी भी उतना ही ध्यान बच्चों का रख सकता है जितना कि एक महिला रखती है। अगर बच्चा पैदा होता है तो हम लड़की है तो पिंक या रेड कलर के कपड़े पहनाते हैं, बॉय है तो वी प्रेफर ब्लू। ये सेक्स पर आधारित भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। दिस इज़ बेस्ड ऑन जेंडर। जैसा हम हमेशा से बोलते सुनते समझते आए हैं, वो जेंडर के लिए क्लासिफिकेशन करता है। जैसे घर में खाना पकाने का काम महिलाओं का है, लेकिन बाहर प्रोफेशनली अगर कोई व्यक्ति खाना पकाता है, कुक होता है, तो वो आदमी होता है। जब हम जेंडर समझ जाते हैं तो यहाँ पर हमको जस्टिस A.S. आनंद का एक स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए, जिससे कि वील हैव अ क्लैरिटी अबाउट द टॉपिक। वो ये कहते हैं, फाइट फॉर जेंडर इनइक्वलिटी इज़ नॉट अ फाइट अगेंस्ट मैन। जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता, जो आपको अभी बताया जेंडर का मीनिंग, अगर हम उसको इस प्रकार से यूज़ करते हैं कि हमें दिए गए मौलिक या मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उसको हम जेंडर इनइक्वलिटी कहते हैं। जेंडर इनइक्वलिटी की जब बात करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम पुरुषों के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। हम किसके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं या हम किसके खिलाफ बात कर रहे हैं, तो हम उस प्रोवर्बियल लक्ष्मण रेखा की बात कर रहे हैं जो कि समाज ने हमारे लिए बनाई है। तो ये कहना सही नहीं है कि केवल महिलाओं के लिए ही लक्ष्मण रेखा बनाई गई है, पुरुषों के लिए भी वो लक्ष्मण रेखा बनाई है। तो जेंडर इनइक्वलिटी का शिकार केवल महिलाएं ही नहीं होती, पुरुष भी होते हैं। परंतु अभी एट प्रेजेंट हमारा जो लॉ है वो केवल महिलाओं की जेंडर इनइक्वलिटी के लिए ही रेमेडी देता है। जब जेंडर इक्वलिटी या इनइक्वलिटी हमको समझ में आ गई, उसका यूज़ नहीं किया, उसका ब्रीच किया, तो उसका इफ़ेक्ट होता है जेंडर बायस। बायस का मतलब है दोनों जेंडर्स को अनइक्वली ट्रीट करना। आदमी और औरतों को अनइक्वल ट्रीटमेंट देना जेंडर बायस कहलाता है। जेंडर बायस किस पर बेस्ड होता है? वो जेंडर रोल्स पर बेस्ड होता है। जेंडर रोल्स क्या हैं? जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया, सोसाइटी ने, कल्चर ने जो रोल्स जेंडर के आधार पर दिए हैं उसको जेंडर रोल कहा जाता है, और वही जेंडर बायस का कारण बनते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक ग्रंड नॉर्म है हमारे यहाँ पर जितने भी लॉज बनाए जाते हैं उसका। तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 14, 15 और 16, 21 ये सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो जेंडर इनइक्वलिटी को रोकते हैं, जो कहते हैं कि चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों में समानता होनी चाहिए। लिखते हैं कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स। जब सेक्सुअल हरासमेंट की बात करते हैं
तो सेक्सुअल हरासमेंट जनरल आईपीसी में डिफाइंड है सेक्शन 354 में, और उस पर एक आधारित अधिनियम भी बनाया गया है जिसको कहते हैं सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। यहाँ पर हम सिर्फ सामान्य शब्दों में लैंगिक उत्पीड़न किसको कहते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एक लैंडमार्क या लीडिंग केस है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टीट्यूशंस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई है कि इस प्रकार का लैंगिक विभेद वहाँ पर नहीं हो। क्यों ज़रूरी है? तो महिलाओं को एक सेफ वर्किंग एटमॉस्फेयर देना उनका मौलिक अधिकार तो है ही, इट इज़ ऑल्सो देयर लीगल राइट। आर्टिकल 21 जो कहता है वी हैव अ फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज ऑल्सो ब्रीच्ड व्हेन अ पर्सन, व्हेन अ वुमन फेसेस जेंडर इनइक्वालिटी और सेक्सुअल हरासमेंट। लैंगिक उत्पीड़न कारण होता है या प्रभाव होता है, परिणाम होता है जेंडर इनइक्वालिटी का। एक कन्वेंशन हुआ था 1979 में जिसको कहते हैं CEDAW, कन्वेंशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। महिलाओं के प्रति होने वाले सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करने के लिए ये सम्मेलन किया गया था। इंडिया ने इसको साइन किया है, जिसकी वजह से इंडिया ने अपने यहाँ पर ऐसे कानून लागू किए हैं जिससे सेक्सुअल हरासमेंट को रोका जा सके, जिसमें से एक सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है जो कि 2013 का एक्ट है। सेक्सुअल हरासमेंट को समझने के लिए, लैंगिक उत्पीड़न को समझने के लिए बहुत सिंपल तरीके से मैंने पीपीटी में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसमें कहा गया है कि ऐसा व्यवहार जो अनवेलकम हो, जो वेलकम किसके लिए? सामने वाली महिला के लिए, जो सेक्सुअल इन नेचर हो, इसीलिए उसका नाम सेक्सुअल हरासमेंट है। इम्पैक्ट एंड नॉट द इंटेंशन इज व्हाट मैटर्स। यदि व्यक्ति कहता है कि मेरा इंटेंशन नहीं था इस महिला को अनकंफर्टेबल फील कराना, तो कोर्ट क्या देखेगी कि महिला पर उस बिहेवियर का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इम्पैक्ट इज द टेस्ट। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इट वॉज नॉट माई इंटेंशन, और ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। हो सकता है किसी महिला को उसकी वेशभूषा के ऊपर टिप्पणी करने पर बुरा ना लगे, लेकिन यदि किसी महिला को बुरा लग रहा है तो ऐसा बिहेवियर सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन किया है एज एन एनी अनवेलकम सेक्सुअली डिटरमाइंड फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट, जिसमें सेक्सुअली सजेस्टिव रिमार्क्स भी आते हैं। किसी को कहना कि आप सिर्फ साड़ी में अच्छी लगती हैं, अगर उस महिला को अनकंफर्टेबल कराता है तो वो सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में आएगा। डिमांड्स फॉर सेक्सुअल फेवर या सेक्सुअली ऑफेंसिव रिमार्क्स इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सेक्सुअल हरासमेंट। फिर आप ये कैसे पता लगाएंगे कि कोई कार्य या कोई बिहेवियर सेक्सुअल हरासमेंट है? तो अभी आपको बताया कि उसका प्रभाव देखा जाएगा। तो प्रभाव देखने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हैं जिसमें अनवेलकम और वेलकम को डिफ्रेंशिएट किया है। ऐसा व्यवहार जो बुरा फील कराए, हिंदी में भी कहते हैं उत्पीड़न, जो पीड़ा पहुंचाए, ऐसा व्यवहार सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आएगा। जो फील गुड कराए, जो वेलकम हो, वो सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है। एक साइडेड है, वन साइडेड है, या रेसिप्रोकल है, महिला भी तारीफ कर रही है पुरुष की और पुरुष भी महिला की तारीफ कर रहा है, तो वो सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है, क्योंकि वो रेसिप्रोकेट कर रही है उन बातों को जो सामने से उससे कही जा रही हैं। यदि कोई बात कही जा रही है महिला को और उसको वो पावरलेस फील कराती है, इंचार्ज फील नहीं कराती है, डीमीन करती है, कॉन्फिडेंस को कम करती है, वो सारे बिहेवियर्स अनवेलकम बिहेवियर्स में आते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट जो बनाया गया है उसकी क्या ज़रूरत थी? वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर हमको एक एक्ट बनाना पड़ा?
तो आपको पता है कि अब महिलाएं बाहर निकलकर काम कर रही हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, काम करना, उनको दिया गया है आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, एक ये फ्रीडम दी गई है किसी भी प्रोफेशन को यूज़ करना और उससे अपनी आजीविका कमाना। अगर हम महिला को सेफ वर्किंग एटमॉस्फेयर नहीं देते हैं तो वो 14, 15, 16 और 21 के साथ साथ आर्टिकल 19 का भी ब्रीच होता है। इट कॉजेज सीरियस हार्म। सेक्स डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, जो कि कार्यस्थल पर होता है, वर्क प्लेस पर होता है, उसकी वजह से महिला को बहुत नुकसान होता है। महिला को नुकसान होता है, महिला अगर सेफ फील नहीं करेगी, वो जॉब नहीं करेगी, तो फिर इवेंचुअली सरकार को और इकोनॉमी को भी नुकसान होगा। महिलाओं का पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक फील्ड नहीं होगा। ये हमारी पितृसत्तात्मक सोच का एक एग्जाम्पल या एक फॉरवर्ड नेचर है, जिसमें हम ये मानते हैं कि महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए, उन्हें बाहर आकर नौकरी नहीं करनी चाहिए। सेक्सुअल हरासमेंट का क्या प्रभाव है, ये देखने के लिए टेबल बनाया है यहाँ पर। तो लैंगिक उत्पीड़न का प्रभाव देखा जाएगा तो प्रभाव दो तरीके के होते हैं, एक प्रोफेशनल होता है और एक पर्सनल होता है। तो प्रोफेशनल में क्या आ जाएगा, अगर कोई बिहेवियर किसी महिला की वर्क परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर रहा है तो वो सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आएगा, या उस महिला को कम पैसे दिए जा रहे हैं, लॉस ऑफ पे, या वो सब्जेक्ट टू गॉसिप हो रही है, या शी इज बीइंग ऑब्जेक्टिफाइड, या उसका डिफेमेशन हो रहा है। तो इस किसी भी प्रकार का व्यवहार यदि उसके साथ किया जा रहा है, उसका प्रभाव उसके प्रोफेशन पर इस प्रकार से पड़ रहा है, तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट माना जाता है। पर्सनल में क्या आएगा, शी फील्स डिप्रेस्ड, उसको डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, शी इज एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस, स्लीपलेसनेस। तो ये सारे पर्सनल प्रभाव हैं जो कि किसी महिला पर सेक्सुअल हरासमेंट के पड़ते हैं। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, वो महिला फिर अपनी बातों को, अपने व्यूज़ को उतना इफ़ेक्टिवली नहीं रख पाएगी सबके सामने, यदि उसको लगेगा कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन, नाम ही ये रखा है एक्ट का कि केवल हम ये मान के चल रहे हैं केवल महिलाओं का ही सेक्सुअल हरासमेंट होता है कार्यस्थल पर। हो सकता है इन फ्यूचर एक ऐसा एक्ट भी आए जो कि समलैंगिक लोगों को भी आइडेंटिफाई करे और उनको भी सेक्सुअल हरासमेंट से प्रोटेक्ट करे जो उनके साथ वर्क प्लेस पर होता है। लेकिन 2013 में जो एक्ट आया है वो केवल महिलाओं के लिए है, उसका नाम है प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। नाम से ही समझ में आ रहा है, एक तो डिफाइन करता है ये और प्रिवेंटिव मेजर्स बताता है, रेमेडी देता है, इफ़ेक्टिव प्रिवेंशियल रेमेडीज़ यहाँ पर दी गई हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल हैं। जैसे यूनिवर्सिटी ही है तो यूनिवर्सिटी में क्या अंदर ऐसी कौन सी कमेटी बनाई जाएगी जो सेक्सुअल हरासमेंट यदि किसी महिला के साथ हो रहा है तो उसको इंस्टीट्यूशनल रेमेडी देगी। आज के लिए थैंक यू सो मच।